तो हम स्टार्ट करते हैं मिडिल ईस्टर्न रीजन, ठीक है। और सबसे पहले हम सीक्वेंस देख लेते हैं। Like all other lectures, we will start from the profile of the region. Then we will understand maps, which countries are there in Middle East and what are the salient features of each country. And then we will go towards historical background of Middle East as a whole. Afterwards, like always, we will start our first theme, and it is about Israel and Palestine issue. Its name is Israel and Palestine question. We will explore the history in brief, and then we will discuss the solutions to this issue. And then there is a second theme, which is regarding the winds of change in Saudi Arabia. आप सब लोग सुन रहे होंगे कि सऊदी अरेबिया के अंदर मैसिव लेवल पे कल्चरल और गवर्नमेंटल चेंज आ रही है, जिसके अंदर पॉलिसी शिफ्ट हो रही है सऊदी अरेबिया की, और ये कंजर्वेटिव कंट्री जो था ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये ज्यादा लिबरल कंट्री के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। उसके फॉरेन रिलेशंस, उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स और उसके साथ साथ उनकी कल्चरल जो नोशंस हैं उनको हम देखेंगे कि वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं। थर्ड थीम विल बी अबाउट ईरान, अंडर टाइटल व्हाट इज गोइंग ऑन इन ईरान। ठीक है, ईरान का इशू जो है वो एज सच कोई बहुत कह सकते हैं कि हॉट इशू नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियर डील का इशू उनका हॉट इशू है, लेकिन वो भी अभी कंक्लूड नहीं हुई। लेकिन पूरे रीजन को समझना हो तो आपको दो एक्टर्स जो हैं वो लाजमी समझना पड़ेंगे, एक सऊदी अरेबिया और दूसरा ईरान। और उसके बाद फोर्थ थीम जो है वो यमन क्राइसिस है, जो स्टेम आउट होती है सऊदी अरेबिया और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से। फिफ्थ थीम जो है वो इराक, सीरिया, टर्की एंड कुर्द क्वेश्चन है कि क्या हो रहा है इन चार मुल्कों के अंदर और इनका आपस में क्या मसला था। सिक्स थीम जो है वो OIC के बारे में है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिसको अक्सर लोग उसकी इनइफेक्टिवनेस की वजह से OIC के नाम से याद करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि OIC का क्या रोल रहा है और क्या उसने जो है वो फ्यूचर में उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट हो क्योंकि CSS के जो है वो पेपर से कुछ अर्सा पहले ही यानी पिछले हफ्ते जो है OIC का एक इजलास पाकिस्तान में हुआ है, इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने होस्ट किया है, और जो है वो 57 इस्लामिक कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। उसके अलावा और बहुत सारे ऑब्जर्वर्स आए थे चाइना से, रशिया से, डिफरेंट कंट्रीज से। तो ये एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि गैदरिंग थी। फिर हम मिडिल ईस्ट के कलेक्टिव चैलेंजेस देखेंगे और फिर हम थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे कि फ्यूचर किस तरह का होगा और किन सवालों के जवाब अगर मिल जाए तो हमें फ्यूचर क्लियर हो जाए। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि तकरीबन सारे इश्यूज जो हैं वो कवर हो रहे हैं, तो 2 to 3 लेक्चर इसमें लग जाएंगे समझते समझते। If we go towards region profile, we see that the area is 7.2 million square kilometers. पाकिस्तान is 0.7 million square kilometer. तो मिडिल ईस्ट का पूरा रीजन जो है वो पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है। ठीक है, यानी उसके अंदर हैं 18 मुल्क, लेकिन ये है कि 10 गुना बड़े हैं। सारा ओवरऑल रीजन जो है वो 10 टाइम्स बड़ा है। पॉपुलेशन जो है इसकी 371 मिलियन है, पाकिस्तान की 220 मिलियन है, तो ये तकरीबन पाकिस्तान से 1.5 गुना ज्यादा पॉपुलेशन है इसकी। फिर पूरे मिडिल ईस्ट के अगर कंट्रीज का हम देखें तो 3 जो एंटिटीज हैं वो उनके एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं, उसमें एक US है, चाइना है और यूरोप है। ठीक है, मेजर एक्सपोर्ट्स जो हैं उनकी ऑयल, गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, और इंपोर्ट जो वो करते हैं वो सबसे ज्यादा चाइना से करते हैं, फिर US से करते हैं, फिर इंडिया से करते हैं, फिर जर्मनी से करते हैं। पाकिस्तान यहाँ कहीं नहीं है इन टॉप 4 के अंदर। और उसके बाद इंपोर्ट्स की जो चीजें हैं उनकी वो ज्यादातर मेडिसिन इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी इंपोर्ट करते हैं और फिनिश प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं। ये एक जनरल सा ओवरव्यू था ओवरऑल मिडिल ईस्ट रीजन की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर। आपको आइडिया होगा कि इनकी US, चाइना और इंडिया के साथ टाइज अच्छी हैं। ठीक है, और एक्सपोर्ट्स में यूरोप के साथ अच्छी हैं, और इनके पास जो पैदा होने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि इनके पास ऑयल, गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इनके पास जो नहीं होती वो मेडिसिन नहीं होती, मशीनरी नहीं बनती हाई एंड, और फिनिश प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं बनती जैसे प्रोसेस्ड फूड और टेक्सटाइल। ठीक है, तो ये मिडिल ईस्ट एज अ रीजन है। और अभी हम मैप देखते हैं। अगर ग्लोब का मैप देखा जाए तो उसके अंदर मिडिल ईस्ट इस तरह से है। इसमें आप देखते हैं कि अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें, लेफ्ट हैंड पे, तो एक कंट्री है जिसकी 2 बाउंड्रीज जो हैं वो स्ट्रेट लाइंस हैं। ठीक है, ये इजिप्ट है। हिस्टोरिकली इजिप्ट जो है उसे मिडिल ईस्ट का हिस्सा समझा जाता है, हालांकि इजिप्ट अफ्रीका का हिस्सा है, लेकिन जब हम मिडिल ईस्ट को डिस्कस करते हैं तो इजिप्ट भी साथ आ जाता है। लेकिन इजिप्ट का आजकल कोई ऐसा इशू नहीं है जो हॉट हो, इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैप के अंदर ये शो किया जाता है कि ये मिडिल ईस्ट का पार्ट है। ये मिडिल ईस्ट का एक मैप है जो ज्यादा जूम करके दिखाया गया है, और उसमें डिफरेंट कंट्रीज हैं। इसमें अगर आप 2 बड़े बड़े कंट्रीज देखें तो वो हैं सऊदी अरेबिया और ईरान। ये दोनों कंट्रीज जो हैं ये अपने अपने एम्बिट में सुपर पावर्स हैं, अपने आप को कंसिडर करती हैं कि ये बड़ी पावर्स हैं पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर। इनका जो है कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस होना चाहिए, पॉलिटिकल हो, फॉरेन इन्फ्लुएंस हो या इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हो। तो ये दोनों मुल्क बड़े बड़े मुल्क हैं। इनमें से एक मुल्क ऐसा है जो सुन्नी मेजोरिटी रखता है, यानी कि सऊदी अरेबिया, जिसमें सुन्नी बहुत ज्यादा है।
एक मुल्क ऐसा है जो शिया मेजोरिटी रखता है, जो कि ईरान है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये भी है कि ये ईरान जो है ये अपने आप को ये डिक्लेयर करता है कि ये जितने भी शिया कंट्रीज हैं या शिया पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज है उनको सपोर्ट करेगा अगर उनके खिलाफ कोई जुल्म हो रहा होगा। और सऊदी अरेबिया जो है ये सुन्नी कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए जो है पेश होता है, ठीक है। इसी मामले के ऊपर ईरान और सऊदी अरेबिया डिफरेंट कंट्रीज में जाके लड़ते हैं जहां सुन्नी शिया हो, जहां सुन्नी शिया इश्यूज चल रहे हो, वहां ईरान और सऊदी अरेबिया जो है अपने प्रॉक्सी वॉर्स ले जाते हैं। अच्छा जी, अगर आप निस्बतन दो छोटे मुल्क देखें तो आपको टर्की और इजिप्ट नजर आएगा। इजिप्ट जो है उसके अंदर हालात जो हैं पॉलिटिकल कोई इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन यह है कि उसके बारे में अभी कोई करंट अफेयर या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जो पूछी जा सकती हो। टर्की के हालात अच्छे हैं, लेकिन उसके अंदर भी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जो करंट अफेयर्स के पेपर में पूछा जाए आपसे कि टर्की में ये हुआ था तो बताएं, उस पर कमेंट करें, ठीक है। तो इजिप्ट और टर्की जो है ये हम जरा थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो ईरान और सऊदी अरेबिया होगा हमारी ज़्यादा फोकस जो होगा वो इन कंट्रीज़ को समझने में, इनकी एस्पिरेशंस को समझने में, इनके इकोनॉमिक कॉन्सर्न्स को समझने में, इनका कल्चर समझने में लगेंगे, ठीक है। और इनमें से एक कंट्री ऐसा है जो मैंने सिर्फ इस वजह से ट्रेवल किया था और बाय रोड ट्रेवल किया था पाकिस्तान से, जो ताकि मैं जान सकूं कि इसका कल्चर कैसा है और इसके अंदर जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो कितना चार्ज है और कितनी ज़्यादा जो है वो उसके अंदर चेंज आने का एलिमेंट जो है वो मौजूद है। तो ईरान का सफ़र मैंने 2019 में किया था, तो मैंने वहाँ काफ़ी सारे लोगों से इंटरव्यूज किए थे, बहुत सारा लिटरेचर पढ़ के गया था और मैंने पर्शियन लैंग्वेज भी सीखी थी। तो इसके बारे में तो मैं क्लियरली आपको जो है वो ज़्यादा फर्स्ट हैंड अकाउंट दे सकता हूँ। सऊदी अरेबिया जो है उसके बारे में खबरें हम सुनते हैं। मुझे याद है कि सिविल सर्विसेज अकेडमी में हमें हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से एक साहब पढ़ाने आए थे, पाकिस्तानी थे। उन्होंने हमें एक प्लान पढ़ाया था, सऊदी अरेबिया ने अपना बनाया है विजन 2030 के नाम से, और वो बड़ी डिटेल के साथ पढ़ाया था क्योंकि वो उस एडवाइजरी काउंसिल में शामिल थे, उस कंसल्टेंसी में शामिल थे जो सऊदी अरेबिया ने वो प्लान बनवाने के लिए हायर की थी। तो उन्होंने फर्स्ट हैंड अकाउंट बताया था। तो इन दोनों कंट्रीज का जो है बहुत ज़्यादा आपको मेरी टॉक से भी पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या जो है वो इनके इश्यूज हैं और क्या चल रहा है यहाँ। एक तो मेजर जो शेड है वो ये है कि सुन्नी और शिया, ये आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। दूसरी चीज आपने इस पूरे रीजन के बारे में जहन में रखनी है कि यहाँ अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं। अथॉरिटेरियन रिजीम का मतलब ये है कि गवर्नमेंट चंद लोगों के हाथों में है, डेमोक्रेसी का रवाज नहीं है, अगर है भी तो थोड़ा सा सुपरफिशियल सा है, और वो लोग जो हैं वो इन वैल्यूज को नहीं पसंद करते। लोग पसंद करें या ना करें, ये जो किंग्स हैं इनके या फिर इनके जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं इवन ईरान के, वो भी कुछ इस तरीके की डेमोक्रेसी है कि जिसे हम ट्रू डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। टर्की के अंदर ट्रू डेमोक्रेसी है, लेकिन एक ही जो उनके आजकल प्रेसिडेंट हैं वो 22 साल से गवर्नमेंट में हैं और वो डिफरेंट तरीकों से गवर्नमेंट में रह रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह इजिप्ट के अंदर हालात कभी भी नॉर्मल नहीं हुए 2011 के बाद से अब तक, जब से अरब स्प्रिंग आई थी, तो यहाँ भी अथॉरिटेरियन रिजीम खत्म हो तो चुकी है, लेकिन यह है कि उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा, वहाँ मिलिट्री गवर्नमेंट आई थी। अच्छा, एक शेड हो गया सुन्नी शिया वाला, दूसरा शेड हो गया अथॉरिटेरियन रिजीम्स वाला। तीसरी इन सारे कंट्रीज के दरमियान जो कॉमन चीज है वो है ऑयल या नेचुरल रिसोर्सेज, जो इनके अंदर बहुत ज्यादा है। आज से 100 साल पहले तो नहीं थे, लेकिन फिर दरियाफ्त हुए और उसके बाद ये कंट्रीज धड़ाधड़ अमीर हो गए। तो इनके इकोनॉमिक मिक्स के अंदर सबसे खास बात ये है कि इनकी रिलायंस बहुत ज्यादा ऑयल और गैस के ऊपर है, और ये अपने आप को उस तरीके से चेंज नहीं कर पाए कि अगर ऑयल और गैस खत्म हो जाए तो ये क्या करेंगे। हाँ, ईरान और इजिप्ट जो है और टर्की, ये तीन ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अपने आप को कुछ हद तक चेंज किया है। यूएई जो पिंक कलर का आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, इसने अपने कंट्री को जो है वो टूरिस्ट स्पॉट बना लिया और इसलिए थोड़ा बहुत चेंज किया, और सऊदी अरेबिया जो है एस्पायर कर रहा है कि वो इस तरीके से चेंज करे। लेकिन मोर और लेस थ्रू आउट द हिस्ट्री जो है ये ऑयल पे ही गुजारा करते रहे थे। ईरान पे जब सैंक्शंस लगी थी, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे, तो तब ईरान ने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करना स्टार्ट किया। लीजिए, चौथी अहम चीज जो इनके दरमियान है वो ये है कि इनके पास क्योंकि ऑयल है और इन्होंने ऑयल करना होता है सप्लाई, तो उसके लिए आपको चाहिए होती हैं शिप्स के गुजरने का रास्ता। और ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान आप देख रहे होंगे ब्लू कलर की पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ जो है यहाँ से कुवैत, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर, ये सारे, और ओमान, इन सारे मुल्कों को जो है ये वाला रास्ता लगता है, और इसके ऊपर सऊदी अरेबिया का थोड़ा कंट्रोल है और ईरान का ज्यादा कंट्रोल है क्योंकि ईरान के बॉर्डर ज्यादा लगते हैं। तो ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन होती है ईरान के पास। प्लस पॉइंट ये है कि ये कभी भी इसको ब्लॉक कर सकता है, इसको काट सकता है। और ये देखें, ये यूएई के ऊपर ओमान का छोटा सा पीस है और ईरान का एक आइलैंड आपको छोटा सा नजर आ रहा होगा। इन दोनों के दरमियान तो बहुत ही थोड़ा रास्ता रह सकता है, और ईरान जब चाहे यहाँ से बंद कर सकता है, और बंद करने के साथ ही सारा ऑयल जो है उसकी सप्लाई रुक जाएगी और सारे कंट्रीज जो ऑयल की इकोनॉमी पे चल रहे हैं उनको इशूज होंगे।
लेकिन सऊदी अरब की दूसरी तरफ एक रेड सी है जिसे बहेरा अहमर कहा जाता है। ये रेड सी भी एक गुजरगाह है, लेकिन ये आगे जाके तंग हो जाती है और आगे जाके ये सी खत्म हो जाता है, और यहाँ जहाँ सी खत्म हो रहा है व्हाइट कलर का, यहाँ से इजिप्ट ने एक नहर बनाई हुई है जो मेडिटेरेनियन सी तक जाती है और यहाँ से शिप्स गुजरते हैं। तो इजिप्ट की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है कि इस नहर के रास्ते सऊदी अरेबिया को दूसरा रास्ता मिलता है। ठीक है, तो ये सऊदी अरेबिया भी दोनों तरफ से चौक है, एक तरफ से ईरान की तरफ से, दूसरी तरफ से इजिप्ट की तरफ से, और बाकी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी थोड़े थोड़े चौक हैं, और वो हमें ईरान के साथ जरा ध्यान के साथ और थोड़ा सा जो है वो बेहतर तरीके से चलना पड़ता है, और थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है सुन्नी शिया फाइट्स के अंदर, और अपनी दोनों सुपर पावर बनना चाहते हैं उसकी जस्तजू के अंदर उन्हें ये कोशिश करनी पड़ती है कि ये वाले रास्ते ब्लॉक ना हो। इसी तरह सऊदी अरेबिया की इजिप्ट में भी कंसर्न है कि वो स्वीज के नाल ना ब्लॉक कर दें। ठीक है, बाकी सारे बीच वाले कंट्रीज हैं ये डिपेंडेंट हैं ईरान पे या सऊदी अरेबिया पे। सिर्फ सीरिया का बॉर्डर लगता है मेडिटेरेनियन सी के साथ, टर्की का लगता है, इसराइल का लगता है और इजिप्ट का लगता है। तो ये 4 कंट्रीज जो है इनको उधर से रास्ता मिल जाता है। तो ये 4 थीम्स हैं। द फर्स्ट वन इज सुन्नी शिया फाइट्स, सेकंड वन इज अथॉरिटेरियन रिजीम्स, और थर्ड वन इज द पोर्ट्स ऑफ शिप्स एंड सप्लाई लाइंस, और चौथी ये थी कि सारे ऑयल रिच कंट्रीज हैं और सबके पास जो है वो ऑल्टरनेट इकोनॉमीज का जो है ऑल्टरनेट इनकम का जो जरिया है वो कोई खास नहीं है सिवाय टर्की, इजिप्ट और कह सकते हैं कि यूएई के पास, और बाकी कंट्रीज एस्पायर कर रहे हैं कि वो चेंज हो ताकि वो इस तरफ जा सकें अपनी इकोनॉमी को डिवर्सिफाई करने के लिए। जैसे मैंने पहले बताया कि इनके पास ऑयल गैस पेट्रोलियम है, तो ये मिडिल ईस्ट के मैप के ऊपर बताया गया है कि किस किस के पास क्या है। ठीक है, तो ये मैप सिर्फ समझने के लिए है, CIA फैक्ट बुक से लिया गया है और आप इसको कभी फारिग वक्त में देखकर समझ सकते हैं। ये मैप जो है ये सप्लाई लाइंस को शो करता है, जो गैस पाइपलाइंस हैं या ऑयल पाइपलाइंस हैं। ये देखते हैं आपके इराक और इराक के थोड़ा सा नीचे अगर आए जहाँ गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ जो है वो स्टार्ट होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है इन पाइपलाइंस की। ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। ये आपको समझने में मदद करेगा आगे जब आप इन कंट्रीज के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स पड़ेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है हम देख लेते हैं ओवरऑल मिडिल ईस्ट का। ठीक है, वापस अगर हम चलें अपने मैप के ऊपर तो हम ये देखते हैं कि ये पूरा रीजन जो है इंक्लूडिंग इजिप्ट जो है ये सारा ओटोमन एम्पायर के अंडर था। ओटोमन एम्पायर मतलब उस्मानी खिलाफत, और उस्मानी खिलाफत जो थी वो मौजूदा टर्की जो है उसके अंदर होती थी, और वो सारा रीजन इनके अंडर था सिवाय ईरान की। ईरान हिस्टोरिकली जो है वो ओटोमन एम्पायर के अंडर नहीं था। बाकी सारे मुल्क इजिप्ट, सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, इनका कोई वजूद नहीं था, और ये डिफरेंट वैसे एरियाज थे जो ओटोमन एम्पायर के डिफरेंट सूबे थे या डिफरेंट रियासतें थी उनकी। लेकिन इस पे कंट्रोल जो था वो टर्की के ओटोमन कैलिफ्स का था, खलीफा का था, जो अपने आप खलीफा कहते थे, और वो इस पूरे रीजन के इंचार्ज थे और इस पूरे रीजन के जिम्मेदार थे, और वही खादमीन हरमैन शरीफैन थे, और वही जो थे वो इस्लामी दुनिया के कह सकते हैं कि सेंटर पॉइंट थे जिसकी तरफ सारे लोग मुड़ के देखते थे। तो इस मैप के अंदर कलर्ड पोर्शन जो है उसमें से अगर आप ईरान निकाल दें तो बाकी सारा एरिया जो था वो ओटोमन एम्पायर के अंडर था। ओटोमन एम्पायर जो है वो 600 ईयर्स तक रही, और आहिस्ता आहिस्ता वीक होती गई, यूरोपियन पावर स्ट्रॉन्ग होती गई, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसके अंदर डिविजन आती रही, लेकिन उन्होंने होल्ड करके रखा ताकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गई। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ी तो ओटोमन एम्पायर ने साथ दिया जर्मनी का, और यूएस और फ्रांस और यूके, ये इन मुल्कों ने दूसरी तरफ साथ दिया। एक का नाम सेंट्रल पावर्स था, दूसरी का नाम अलाइड पावर्स था, और दोनों पावर्स ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। शुरू में जर्मनी का पलड़ा भारी था, लेकिन बाद में अलाइड पावर्स जीत गई और ओटोमन एम्पायर हार गई जर्मनी के साथ। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जितने वालों ने हारने वालों के साथ वादा किया 1920 के अंदर ट्रीटी ऑफ सीवर्स के नाम से, उसके तहत ये था कि उस्मानी खलीफा जो था वो सिर्फ इस्तांबुल और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में खलीफा रहेगा, बाकी सारे जो एरियाज हैं वो इन 3 जीतने वाले मुल्क जो हैं ये आपस में बांट लेंगे। लेकिन हुआ ये कि खलीफा तो अपनी जगह मुतमईन था, लेकिन टर्की के लोगों ने मुस्तफा कमाल अतातुर्क की सरबराही के अंदर जो है वो लड़ना स्टार्ट कर दिया और कहा कि हम तो इस चीज़ को नहीं मानते, ट्रीटी ऑफ सीवर्स को नहीं मानते। और उन्होंने जो करंटली टर्की का रीजन है जिसे आप इधर देख रहे हैं, ये रीजन, ये जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है, लाइट ग्रीन कलर का, ये वाला रीजन जो है इसे एनातोलिया रीजन कहते हैं। इस रीजन के ऊपर अपना कब्जा कर लिया टर्की के अपने लोगों ने, और बाकी सारे रीजन उन्होंने कहा कि ये हमें कॉन्सर्न नहीं है, ना उनके पास इतनी पावर थी कि वो सारे कंट्रीज को जो है वो या सारे एरियाज को वापस ले सकते। तो उन्होंने कहा कि जो जीतने वाले हैं वो ये वाला एरिया छोड़ दें और बाकी एरियाज को बांट लें। तो हुआ ये कि उन्होंने बांट लिया ट्रीटी ऑफ लुजान के तहत। पहले ट्रीटी ऑफ सीवर्स थी, उसके अंदर सिर्फ इस्तांबुल जो था वो कैलिफ, ओटोमन कैलिफ के पास था, बाकी सारा एरिया डिवाइड होना था। लेकिन बाद में जब
मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने फाइट बैक किया और सारा एरिया टर्की का खाली करवाया, तो फिर ट्रीटी ऑफ लुज़ान हुई 1923 में। और फिर उन्होंने कहा कि हम इस एरिया के ऊपर अपनी सालमियत रखेंगे और बाकी सारे एरियाज जो हैं वो बांटना चाहें तो बांट लें। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, इराक और यमन और ओमान और सीरिया और इजिप्ट, ये सारे जो मुल्क थे, इसके अंदर लोग खुद चाहते थे कि वो ऑटोमन एम्पायर से अलग हो जाएं। जब ब्रिटिश ने अलग-अलग किया तो वो खुश हो गए और वो सेपरेट हो गए। तो ऐसे में जो है डिफरेंट कंट्रीज ये वजूद में है। लेकिन मसला ये हुआ कि ये कंट्रीज जो हैं यहाँ, क्योंकि कोई जमहूरी रवायात नहीं थी, बादशाहत का दौर पहले था, बाद में वो ब्रिटिश के गुलाम थे, उन्होंने जंग के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है ब्रिटिश का साथ दिया था अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ ताकि वो उनको अलग करवाए। तो ये सारे मुल्क जो हैं इनके अंदर थोड़ा बहुत जो है वो इशू था, और वो एज सच इतने ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज नहीं थे, इतने ज़्यादा जो है वो इनका पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रॉन्ग नहीं था, और नतीजा ये निकला कि सारे कंट्रीज के अंदर अथॉरिटेरियन रिजीम्स आ गए। मीनवाइल जो है वो इन्हीं में से एक एरिया जो है वो ब्रिटेन ने इसराइल के लिए बना लिया, लेकिन उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो इसराइल अभी नहीं बना था, अभी सिर्फ ब्रिटिश मैंडेट फॉर यूज था। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुई तो इसराइल बन गया 1948 में, जिसका हम आगे देखेंगे। फिर यूँ हुआ कि ये सारे मुल्क जो थे ये एक पॉइंट पे इकट्ठे हो गए, और वो पॉइंट था कि इसराइल जो है वो यहाँ खत्म हो, क्योंकि इसराइल जो है वो इनके लैंड के ऊपर बना था, जिसे वो अरब एरिया कहते थे, और उनकी जो अरब ब्रदरहुड थी वो ये नहीं चाहती थी कि इसराइल प्रॉस्पर करे। लेकिन उनके साथ मल्टीपल वॉर्स हुई जो आगे देखेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसराइल थोड़े थोड़े ज़्यादा एरिया के ऊपर जो है वो काबिज होता गया। मिडिल ईस्ट पहले एक डेजर्ट नुमा इलाका था जहाँ माउंटेन्स थी, या डेजर्ट था, और इकोनॉमी को इतनी फ्लरिश नहीं कर रही थी। लेकिन जब ऑयल डिस्कवर हुआ 1908 से लेकर 1950 तक, 50s के तक के डिफरेंट जो ईयर्स थे उनमें डिफरेंट एरियाज में ऑयल निकलता गया, तो वो लोग जो है उनके पास पैसा आने लग गया। और मीनवाइल जो ऑयल था वो पहले तो मे भी किसी यूज़ का ना हो, लेकिन मीनवाइल ये हुआ था कि यूरोप और अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल बूम आया हुआ था, और उन्हें अपनी मशीनरी चलाने के लिए, उन्हें अपनी गाड़ियाँ चलाने के लिए, एरोप्लेन चलाने के लिए ऑयल चाहिए था। तो इन कंट्रीज़ के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी बढ़ती गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई, और इतनी ज़्यादा इनके साथ इसराइल के साथ अरब ब्रदरहुड जो है वो अगेंस्ट हो गई कि 1973 में उन्होंने मिडिल ईस्ट के ब्लॉक ने, पूरे कंट्रीज जो मिडिल ईस्ट के थे, उन्होंने ऑयल एम्बार्गो कर दिया और कहा कि हम ऑयल की जो है वो तरसील रोक देंगे अमेरिका तक और यूरोप तक, जिसके नतीजे में अच्छा खासा सेटबैक मिला अमेरिका को और यूरोप को, और वो दोबारा से अपनी जो इसराइल का साथ देते थे उसकी वजूहात पे या उसकी रीजंस के ऊपर जो है वो लुक बैक करने लगे और देखने लगे कि शायद हम गलत कर रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उन्होंने ऑयल के बगैर रहना सीख लिया, और साथ साथ जो है वो उन्होंने थोड़ा बहुत वादे किए, जैसे कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ 1978 में, हम आगे पढ़ेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें नॉर्मलाइज होती गई। मीनवाइल एक और काम हुआ कि ईरान जो था वो शिया कंट्री था, शिया डोमिनेंट था, लेकिन इसका जो किंग था वो एक ऐसा शख्स था, या एक ऐसी गवर्नमेंट थी उनकी जो सारे इस्लामिक कंट्रीज के साथ एक जैसा था, कोई सुन्नी शिया वाला इशू नहीं था तब। और ईरान के किंग की जो है वो यूएस के साथ भी अच्छी दोस्ती थी, तो इतनी ज़्यादा एनिमोसिटी विद इन द रीजन मौजूद नहीं थी। लेकिन उस किंग की कुछ पॉलिसीज थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जिसके तहत लोगों ने एहतजाज किया, और ईरान के जो इस्लामिक लीडर्स थे आयतुल्लाह खामनेई और डिफरेंट और लीडर्स से, उन्होंने मिलकर एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की। पहली बार जब रेवोल्यूशन लाए तो वो नाकाम हो गया, लेकिन 1979 में जब उन्होंने कोशिश की तो वो कामयाब हो गई। किंग को उन्होंने आउस्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि हम इस्लामिक गवर्नमेंट बनाएंगे ईरान के अंदर। ईरान का परचम भी चेंज कर दिया, ईरान के रूल्स भी चेंज कर दिए, और उसको इसके अंदर इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ और सारी चीज़ें जो हैं वो ले आए 1979। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था जिसका जिक्र आगे होगा, ये हिस्ट्री ऑफ मिडिल ईस्ट के अंदर, इसलिए मैंने जिक्र कर दिया है। और उसके बाद एक और काबिल जिक्र वाक़या 2011 में हुआ, जब तुनीशिया के अंदर, ट्यूनिस एक मुल्क है, उसके अंदर एक शख्स ने अपने आप को आग लगा दी और उसने कहा कि मैं इस गवर्नमेंट के जुल्म के खिलाफ खड़ा होता हूँ, और उसने खुदकुशी कर ली बाजार में खड़े होकर आग लगा के। ट्यूनिस के अंदर लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया कि ये हमारी गवर्नमेंट जो है वो, उसने इस शख्स को इस नहज तक लेके आई है कि वो अपने आप को जो है वो आग लगाने पे मजबूर हो गया। तो ट्यूनिस के अंदर एहतजाज शुरू हुए अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। ट्यूनिस के साथ वाला मुल्क जो था उसके अंदर भी हुए, इजिप्ट के अंदर भी हुए, सूडान के अंदर भी हुए। आहिस्ता आहिस्ता विद इन 2-3 मंथ्स जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एहतजाज होना स्टार्ट हो गए अथॉरिटेरियन रिजीम्स के अगेंस्ट, कि ये रिजीम्स जो है ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये फैसलों को डेमोक्रेटाइज नहीं करती, इनको जो है वो हमने चेंज करना है और डेमोक्रेसी लानी है। तो इन्हीं एहतजाजों के नतीजे के अंदर बहुत सारी और चीज़ें हुई। यमन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके भी सर पैर उधर ही मिलता है जाकर। जो कुर्द का इशू है कुर्दिस्तान का, या जो सीरिया और इराक के अंदर हुआ उसका भी इशू उधर ही जाके मिलता है। ठीक है, सऊदी अरेबिया के अंदर क्यों इतनी ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं उसका भी थोड़ा बहुत असर अरब स्प्रिंग का है। इसी तरीके के साथ सूडान के अंदर 2 पार्ट्स हुए, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान का, वो भी इसी वजह से हुआ। इजिप्ट के अंदर जो है गवर्नमेंट चेंज हुई, मुअम्मर गद्दाफी उनके साथ वाले मुल्क के अंदर जो थे उनको इक़्तिदार से उतारा गया, कई दहाइयाँ उन्होंने इक़्तिदार किया और उसके बाद उतारा गया। तो ये डेमोक्रेसी की पूरी वेव जो है 2011 में स्टार्ट हुई मिडिल ईस्ट के अंदर, और मिडिल ईस्ट ने थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकली बेदार होना स्टार्ट किया और लोगों ने अपने राइट्स पे बात की कि हमारे भी कोई राइट्स हैं और हमें
ये गवर्नमेंट्स को देने चाहिए राइट्स। तो ये थी हिस्ट्री इन जनरल, और उसके बाद हम डिफरेंट थीम्स पे आते हैं जो एक्चुअली डिफरेंट कंट्रीज हैं।